वो आपके एक्सोथर्मिक प्रोसेस के ऊपर है। देखो, दो प्रोसेस होते हैं, एक होते हैं आपके एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस, और एक होते हैं आपके एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक होते हैं एंडोथर्मिक और दूसरा होता है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होते हैं उसमें रिएक्शन के दौरान जो होता है हीट की एब्जॉर्ब होती है, तो यानी हीट लेगा, हीट लेने का काम, हीट एब्जॉर्ब करेगा। कोई रिएक्शन में अगर हीट की एब्जॉर्ब हो रही है, हीट की एब्जॉर्प्शन हो रही है, ले रहा है, तो इसको क्या बोलोगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। अगला एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? आपका हीट का रिलीज होता है, रिलीज ऑफ हीट, रिलीज ऑफ हीट, हीट की रिलीज होती है। यहाँ पे हीट की एब्जॉर्ब होगी और दूसरे में हीट की रिलीज होगी। जैसे सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको बताऊं, ये आपको एमसीक्यू में भी जो क्वेश्चंस आया हुआ है, क्वेश्चन इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर जो होता है, यानी वाटर का जब स्टेट चेंज करते हैं, वाटर वाटर वेपर में जब कन्वर्ट होता है वो तो क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोला जाता है। तो इसमें जो आपका हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी इवेपोरेशन ऑफ वाटर के दौरान, इवेपोरेशन ऑफ वाटर के दौरान हीट की क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब किया। यहाँ पे देखोगे, इसमें एक्सोथर्मिक की बात किया, हर एक ने देखा होगा जो चूना करते हैं, जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, इसमें को अगर पानी में मिलाते हो, वाटर में, तो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसी को बोला जाता है स्लेक्ड लाइन, स्लेक्ड लाइन। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो फॉर्मेशन हुआ, जो स्लेग, और इसके साथ आपका हीट का रिलीज होता है। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही चूना पत्थर को पानी में डालते हैं तो एक हीट रिलीज होता है, तो ये आपका क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आपका क्या होगा? हीट का रिलीज होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा? हीट का एब्जॉर्ब होगा। सिंपल सा ये फंडा याद रखना है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। तो इसी को देखते हुए, यही कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन को देखो कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। हमें ज्यादा से ज्यादा अगर जहां पे मोर देन वन फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक के तरफ जाया करो, जाने का ट्राई करो। आसानी से कहीं ना कहीं ऑप्शन तक पहुंच जाओगे। अगर नहीं भी पहुंचोगे, मान लो बहुत ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि आपका डायरेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, मगर दो ऑप्शन आप आसानी से एलिमिनेट कर पाओगे, इसकी मैं गारंटी आपको देता हूं। कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये सब जो क्वेश्चंस आए हैं, जो बीपीएससी में ने पूछा है, मोर देन वन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, बेसिक भी तैयारी आपने किया है, तो आप आसानी से ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से आंसर तक पहुंच सकते हो। इसमें आप कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो देखो यहां से, इफ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोला है। तो जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल रहा है, आपको अभी बताया कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट की क्या होगी? ऊष्मा की क्या होगी? रिलीज होगी, हीट रिलीज होगा। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर में क्या हीट की रिलीज होगी? नहीं होगी। हीट की यहाँ पे क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता। जब इवेपोरेशन ऑफ वाटर नहीं हो सकता है, तो देखो जहां जहां वन है उसको एलिमिनेट करो। तो देखो वन को एलिमिनेट करें यहाँ पे, और ये रहा। तो सी और डी तो किसी भी हाल में नहीं। तो अब देखो हम यहाँ पे 50-50 पे आ गए। अब थोड़ा सा और, ये वाला आपको पता है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन। जब रिएक्शन ऑफ वाटर क्विकलाइन से आपको
ये मतलब रिएक्शन इसका जो अभी आपको बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड का जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट की इसमें रिलीज होगी। तो जब हीट की रिलीज होती है, यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसी को बोला जाता है सेलेक्ट लाइन। तो यहाँ पे तो हीट की रिलीज हो रही है, मगर जो थर्ड ऑप्शन है वो दोनों में है, फिर क्या करेंगे? तो सर दोनों कंफ्यूजन वाला हो गया। तो देखो यहाँ पे आपको पता है कोई भी एसिड को अगर आप डाइल्यूट करते हो, मान लो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, इस एसिड में आप पानी मिलाते हो तो यहाँ पे क्या होगा? हीट की रिलीज होगी, हीट निकलेगा, तो टू होगा, यहाँ पे 2 होगा और 3 होगा। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, देखो दो दो ऑप्शन है। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, सब्लिमेशन का मतलब क्या है? डायरेक्ट सॉलिड से गैस में। तो कपूर का सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे कपूर। कपूर आपने हर सबने देखा है कि आप थोड़ी देर हवा छोड़ दो इसको, ये क्या हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैम्फर जो है, जो इसको कपूर बोलते हैं, वो कपूर क्या होगा? आपका सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया। उसमें क्या होता है? हीट लेता है, सराउंडिंग से हीट लेके एकदम से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आपका गैस में। और डायरेक्ट ये प्रोसेस को कि एकदम से सॉलिड से बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। तो आगे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सब्लिमेशन का मतलब क्या है? तो सब्लिमेशन का मतलब ये आपका क्या होगा? डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3, विच इज योर फर्स्ट ऑप्शन। तो बेसिक नॉलेज 9th 10th के अलावा देखोगे, 9th 10th के साइंस के में से ही पूछ रहा है, एनसीईआरटी में से। तो सोर्स क्या है साइंस का पढ़ने का? बेसिक 9th 10th की एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। सिंपल, बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना। नेक्स्ट है अगला कि यहाँ पे इन विच ऑर्गेनिजम्स डज स्पोर फॉर्मेशन? डायरेक्ट एनसीईआरटी क्लास 10 रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपके एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है वहीं से स्टेटमेंट उठाया गया है। तो देखोगे कि स्पोर फॉर्मेशन कहाँ से, ये कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाला जो है, इसमें क्या हो जाता है आपका? जो एग्जाम्पल दिया है डायरेक्ट, वो फंगाई। फंगाई जो है स्पोर फॉर्मेशन का होता है। ईस्ट आपका बडिंग के थ्रू होता है। ऐसे अलगी और फर्न ये भी आपके स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, मगर जो सबसे मोस्ट है फंगाई, वो आपका डायरेक्ट है, स्पोर फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लिंक्ड होता है। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, उठाया गया। तो इसलिए एनसीईआरटी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। बेसिकली जब आप स्टेट पीसीएस वगैरह कोई भी एग्जाम दो, चाहे बीपीएससी दो, यूपीपीसीएस दो, देखोगे एनसीईआरटी स्टैंडर्ड है साइंस के लिए तो सबसे नेसेसरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आगे यहाँ पे जो कोरंडम एंड क्रायोलाइट कौन से ओर है? ये एक फैक्ट है, कोरंडम और क्रायोलाइट सिल्वर का नहीं हो सकता, सिल्वर का नहीं होगा। आयरन और नहीं होगा, आयरन का और जो है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट, सिडराइट, ये सब। टीन भी नहीं होता, ये एल्युमिनियम के तरफ इसका ज्यादा है, जाता है। कोरंडम एंड क्रायोलाइट जो है इंपॉर्टेंट और है आप एल्युमिनियम का। आप एल्युमिनियम का और एक और है बॉक्साइट, तो देखोगे बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है वहां से निकलता है। कोरंडम और क्रायोलाइट भी आपके जो इंपॉर्टेंट और होंगे एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, फैक्ट वाला है। अब यहाँ पे देखो, ये समझने वाला है, सिंपल सा है, सिंपल क्वेश्चन दिया है।
कि बोला है लिक्विफिकेशन ऑफ लिक्विफैक्शन ऑफ गैस क्या होगा। लिक्विफैक्शन मतलब जो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, इसी को बोला जाता है लिक्विफैक्शन ऑफ गैस। तो देखो गैस को, आपको पता है गैस क्या है, गैस में जो एलिमेंट होंगे बहुत दूर दूर होंगे, लेस डेंस होते हैं, लेस डेंस। और आपको बनाना क्या है, एकदम से लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में क्या होंगे, एज कंपेयर टू आपके जो गैस हैं, गैस में मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, यहाँ पे पास पास होने का मतलब यहाँ पे जो है लेस डेंस है, लेस डेंस है तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है। एकदम से आपको क्या करना पड़ेगा, पास पास लाना पड़ेगा, तो पास पास लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा, तो हाई प्रेशर तो होना चाहिए। तो लो प्रेशर जहाँ है उसको तो एलिमिनेट करो, हाई प्रेशर। अब टेम्परेचर हाई करें या लो, तो एक चीज याद रखना, अगर किसी भी चीज में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो एलिमेंट होते हैं वो दूर दूर भागते हैं, जो आपके एलिमेंट दूर भाग जाएंगे, दूर दूर भागते हैं। इसलिए यहाँ पे लो टेम्परेचर होना जरूरी है अगर आप हाईली डेंस करना है किसी भी चीज को। तो हाईली डेंस बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि आपको टेम्परेचर कम होना और प्रेशर बढ़ाना। तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो ये चीज आपका, और ये 9th क्लास का जो है मैटर का चैप्टर का में है, जिसमें सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाता है। सॉलिड को बोला जाता है कि हाईली डेंस होता है, कठोर होता है, लिक्विड जो होते हैं उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैस में और भी ज़्यादा दूर होते हैं। तो ये सबसे कम डेंस होते हैं, डेंसिटी के होते हैं, सबसे कम घनत्व के होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन लिक्विफैक्शन ऑफ गैस के ऊपर पूछ लिया था। नेक्स्ट आगे की तरफ अगर बढ़ा जाए तो अगला है आपका कि ये भी बायो का है कि फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड क्या है। तो आपको पता है ब्लड में, जो ह्यूमन का जो ब्लड है इसमें 55% जो है, 55% वो आपके प्लाज्मा है, प्लाज्मा है। और इस प्लाज्मा में जो 55% प्लाज्मा है उसके अंदर 90% जो है प्लाज्मा वो आपके फ्लूइड के फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म, ठीक है। और बाकी जो 10% है वो अदर प्रोटीन्स वगैरह, सॉल्ट वगैरह इसके फॉर्म में आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ये सिंपल सा याद रखना कि प्लाज्मा जो है उसके अंदर 90% आपका जो है वो फ्लूइड पोर्शन होता है, फ्लूइड पार्ट होता है। तो प्लाज्मा जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। तो आगे हम अब मूव करते हैं नेक्स्ट। अगला यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट। ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एलिमेंट के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा है। तो आर्टिफिशियली, ये जो टीसी है इसको बोला जाता है टेरेक्टियम, टेरेक्टियम एलिमेंट है। और इसकी एटॉमिक नंबर जो है आपके 43 है, एटॉमिक नंबर 43 है, और मास नंबर जो है इसके 97 है। और टेरेक्टियम का ये आपके पहला फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट है, प्रिपेयर्ड एलिमेंट है, प्रिपेयर्ड एलिमेंट है। ठीक है, जिसको किसने खोज किया था, तो दो साइंटिस्ट थे, एक सेगर और एक पेरियर। तो ये भी ध्यान रखना आगे के लिए कि सेगर और पेरियर नाम के
दो साइंटिस्ट ने टेरेक्टियम का खोज किया था 1937 में। तो ये चीज ध्यान रखना, 1937 में टेरेक्टियम का आपका क्या हुआ था, खोज हुआ था, जो कि पहला आर्टिफिशियली एलिमेंट है। ये जो है टेरिलियम, फिर आपका यहाँ पे थैलियम, थोरियम, ये सब जो हैं आपके नेचुरल है, नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है। इसलिए ये आपके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। टेरेक्टियम जो होगा वो आपके आर्टिफिशियली एलिमेंट पहला, ठीक है। तो जिसकी एटॉमिक नंबर 43 और एटॉमिक वेट 97। तो आगे के लिए इतना इंफॉर्मेशन और ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेलामिन यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। अब फ्लोर टाइल्स के लिए पूछा या ये क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक, पॉलीथीन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पीवीसी। तो जो फ्लोर आप यूज करते हो, देखो बेसिक डिफरेंस जो होता है ना थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, कि थर्मोप्लास्टिक को आप अगर एक शेप में रखे हो तो इसको दोबारा से रीशेप नहीं कर सकते, किसी और शेप में आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये थर्मोप्लास्टिक का डीमेरिट, मतलब थर्मोप्लास्टिक के साथ, मैंने उल्टा बोला, थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, अगर एक को एक शेप में आपने मोल्ड किया है तो दूसरे में आप कर सकते हो, रीशेप किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक में रीशेप पॉसिबल है, रीशेप पॉसिबल है, जबकि थर्मोसेटिंग में रीशेप की कोई गुंजाइश नहीं है, नो रीशेप, रीशेप की कोई गुंजाइश नहीं है थर्मोसेटिंग में। तो आप खुद बताओ फ्लोर के जो टाइल्स वगैरह हैं अगर वो रीशेप हो जाएंगे, तो अगर थोड़ा सा भी इस पे आग गिरा या कुछ भी, तो ये तो क्या हो जाएंगे, पिघल के कोई दूसरा शेप ले लेंगे। तो फिर कैसे होगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, तो मेलानिन जो होता है वो क्या होगा आपका, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। जो पॉलीथीन हम यूज करते हैं वो पॉलीथीन है आज के डेट में, और ये पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो आपका पीवीसी। तो याद रखिएगा कि जो फ्लोर टाइल्स होगा वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होंगे। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस क्या है, कि थर्मोप्लास्टिक को आप रीशेप कर सकते हो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को आप रीशेप नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ। आगे की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज यूज्ड टू गेट रिलीफ फ्रॉम बॉडी एच। जो आपके बॉडी के जो पेन होते हैं इसमें से कौन सा रेडिएशन का, जो आप फिजियोथेरेपी वगैरह कराते हो, तो इसमें से क्या होता है, कौन सा रेडिएशन का यूज करके आपको रिलीफ मिलता है। तो याद रखिएगा सिंपल सा, कि इसमें जो रेडिएशन यूज होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन होता है। क्या यूज होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या करते हैं, मान लो ये आपके ब्लड वेसल्स, ब्लड के, इसको क्या करता है आपका, थोड़ा सा जो वेट है वो बढ़ा देता है। तो वेट बढ़ा देने से क्या होंगे, ब्लड की फ्लो बढ़ जाएगा। तो ब्लड का फ्लो बढ़ने से आपको रिलीफ मिलता है। तो ये रिलीफ आपको कौन पहुंचाता है, किस कारण, कौन से रेडिएशन के कारण, तो इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, याद रखिएगा इसके बारे में। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे सिंपल, 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो, सबको बताया जाता है कि सेल जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यही बताया जाता है सबको, और ये बच्चों बच्चों को पता होता है कि सेल के बारे में, कि सेल जो है सबसे बेसिक है, सबसे छोटा जो एलिमेंट है आपके ह्यूमन बॉडी का।
कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होगा, सेल होगा। तो सेल जो है आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये कोशिका जो है वो कोशिका क्या है, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहलाता है।